अब बारी है उस चैप्टर की जो बाहर से देखने में जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही इंटरेस्टिंग। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि इसमें सिर्फ रटना है, पर आज हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को ऐसे समझेंगे कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है। देखो, मॉर्फोलॉजी मतलब किसी भी चीज का बाहरी स्ट्रक्चर, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जैसे हम इंसानों के हाथ पैर देखते हैं, वैसे ही प्लांट्स के फूल, पत्तियां, रूट्स और स्टेम को समझना ही मॉर्फोलॉजी है। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, फिर भी उनमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट। किसी भी प्लांट के दो मुख्य हिस्से होते हैं, जमीन के नीचे वाला रूट सिस्टम और जमीन के ऊपर वाला शूट सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक, द रूट से। ज्यादातर डाइकोट्स में बीज के अंदर जो रेडिकल होता है वो सीधा बढ़कर प्राइमरी रूट बनाता है। ये जड़ जमीन के अंदर जाती है और इसमें से बगल वाली जड़ें निकलती हैं, जिन्हें सेकेंडरी या टर्सियारी रूट्स कहते हैं। जब प्राइमरी रूट और उसकी ये ब्रांचेस साथ मिलती हैं तो उसे हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं, जैसा कि आपको मस्टर्ड के पौधे में दिखेगा। लेकिन मोनोकोट्स में कहानी थोड़ी अलग है। यहां प्राइमरी रूट बहुत कम समय के लिए होती है और उसकी जगह स्टेम के बेस से बहुत सारी जड़ें निकल आती हैं। इसे हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं, जो आपको वीट में आसानी से दिख जाएगा। इसके अलावा कुछ प्लांट्स जैसे ग्रास, मॉन्स्टेरा और बैनियन में जड़ें रेडिकल से नहीं, बल्कि प्लांट के किसी और हिस्से से निकलती हैं। इन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। जड़ों का काम सिर्फ पानी और मिनरल सोखना ही नहीं है, बल्कि ये प्लांट को मजबूती से पकड़कर रखती हैं, खाना स्टोर करती हैं और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी प्लांट हॉर्मोन्स भी बनाती हैं। अब चलते हैं रूट्स के अंदर के इलाकों को देखने, यानी रीजन्स ऑफ द रूट। अगर आप एक रूट को ध्यान से देखें तो उसकी टिप पर एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे रूट कैप कहते हैं। ये बहुत कोमल रूट टेंडर टिप को जमीन में रास्ता बनाते समय प्रोटेक्ट करता है। रूट कैप के बस कुछ मिलीमीटर ऊपर आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ की सेल्स बहुत छोटी होती हैं, उनकी दीवारें पतली होती हैं और उनमें प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। ये सेल्स बार बार डिवाइड होती रहती हैं। इस रीजन के ठीक ऊपर वाली सेल्स अपनी लंबाई बढ़ाती रहती हैं, जिसे हम रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। यही वो हिस्सा है जिसकी वजह से रूट्स की लंबाई बढ़ती है। फिर आती है वो सेल्स जो अब बड़ी हो चुकी हैं और मैच्योर हो गई हैं, जिसे रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहते हैं। इस मैच्योर वाले हिस्से से बहुत ही बारीक धागे जैसी स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। यही रूट हेयर्स मिट्टी से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब का असली काम करते हैं। अब ये एक वर्ड याद रखना, प्रॉक्सिमल यानी पास। रीजन ऑफ मैचुरेशन प्रॉक्सिमल है रीजन ऑफ इलोंगेशन के, और रीजन ऑफ इलोंगेशन प्रॉक्सिमल है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के। अब हम बात करेंगे शूट सिस्टम की। एक, द स्टैम। रूट अगर रेडिकल से निकलती है तो स्टैम एम्ब्रियो के प्ल्यूमल से निकलता है। तने की सबसे बड़ी पहचान है इसके नोड्स और इंटरनोड्स। पत्तियां हमेशा नोड्स से ही निकलती हैं। जब तना छोटा होता है तो वो अक्सर हरा होता है, लेकिन बाद में वो भूरा और लकड़ी जैसा वुडी हो जाता है। स्टेम का मुख्य काम है पत्तियों, फूलों और फलों को फैलाना और जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर तक पहुंचाना। द लीफ। पत्ती तने के नोड से निकलती है और इसके एक्सेल में एक कली होती है जिसे एक्सेलरी बड कहते हैं। यही बाद में ब्रांच बन जाती है। एनसीईआरटी के हिसाब से पत्ती के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। एक, लीफ बेस, जिससे पत्ती स्टेम से जुड़ी होती है। याद रखना, मोनोकोट्स में ये आधार फैलकर तने को ढक लेता है और लेग्यूम्स यानी दालों वाले पौधों में ये सूज जाता है, जिसे पल्विनस कहते हैं। 2, पेटियोल। ये डंडी पत्ती को हवा में लहराने में मदद करती है ताकि ताजी हवा मिलती रहे। 3,
लैमिना यानी लीफ ब्लेड। ये हरा फैला हुआ हिस्सा है जिसमें वेन्स होती हैं। बीच वाली मोटी नस को मिडरिप कहते हैं। अब बात करते हैं वेनेशन की। पत्ती के लैमिना में वेन्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसे ही वेनेशन कहते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन। अगर वेन्स एक जाल और नेटवर्क बना रही हैं तो ये डाइकोट्स की पहचान है। पैरेलल वेनेशन। अगर वेन्स एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं तो ये मोनोकोट्स की पहचान है। अब लीव्स के टाइप्स देखते हैं। यह अक्सर कंफ्यूजन होता है, पर एनसीईआरटी बहुत क्लियर है। सिंपल लीफ, जब पत्ती का लैमिना पूरा हो या उसमें इंसिजन्स मिड रिप तक ना पहुंचे। कंपाउंड लीफ, जब कटाव मिड रिप तक पहुंच जाए और पत्ती छोटे छोटे लीफलेट्स में बढ़ जाए। पिनेटली कंपाउंड, बहुत सारे लीफलेट्स एक कॉमन एक्सिस राचीज पर होते हैं, जैसे नीम। पैल्मेटली कंपाउंड, सारे लीफलेट्स एक ही पॉइंट पेटियोल की टिप से जुड़े होते हैं, जैसे सिल्क कॉटन। नोट: कंपाउंड लीफ के लीफलेट्स के एक्सिल में बड नहीं होती। बड हमेशा मेन पेटियोल के एक्सिल में ही होती है। अब जानते हैं फिलोटैक्सी क्या होती है। स्टेम पर पत्तियों के लगने के पैटर्न को फाइलोटैक्सी कहते हैं। ये 3 तरह की होती है। ऑल्टरनेट, एक नोड पर सिर्फ एक पत्ती, जैसे चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। ऑपोजिट, एक नोड पर 2 पत्तियां आमने सामने, जैसे कैलोट्रोपिस, गुआवा। वर्ल्ड, एक नोड पर 2 से ज्यादा पत्तियां, जैसे एल्स्टोनिया। अगला टॉपिक है इन्फ्लोरेंस। जब स्टेम की टिप यानी शूट एपेक्स फूल में बदल जाती है तो उसे फ्लोरल एक्सिस कहते हैं। इस एक्सिस पर फूलों के लगने के अरेंजमेंट को ही इन्फ्लोरेंस कहते हैं। ये 2 मेन टाइप के होते हैं। एक, रेसिमोस। इसमें मेन एक्सिस लगातार बढ़ती रहती है और फूल साइड्स में लगते हैं। फूलों का ऑर्डर एक्रोपेटाल होता है, पुराने नीचे, नए ऊपर। 2, साइमोस। इसमें मेन एक्सिस फूल में खत्म हो जाती है, इसलिए ग्रोथ रुक जाती है। फूलों का ऑर्डर बेसिपेटाल होता है, यानी पुराना टॉप पर, नए नीचे। तो अब तक हमने रूट्स, स्टेम और लीव्स की कहानी समझ ली है, लेकिन अब वक्त आ गया है प्लांट के सबसे खूबसूरत और सबसे जरूरी हिस्से को समझने का, द फ्लावर। एनसीईआरटी कहती है कि फूल असल में एक मॉडिफाइड शूट है, जहां स्टेम का ऊपरी हिस्सा यानी एपेक्स बदल जाता है और उसकी नोड्स पास पास आ जाती हैं। फूल जिस डंडी पर टिका होता है उसे पेडिसल कहते हैं, और उसका जो फूला हुआ हिस्सा होता है उसे थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। एक फूल में 4 वोरल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इनमें से कैलिक्स और कोरोला एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। कुछ फूलों जैसे लिली में कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होते, उन्हें हम पेरियांथ कहते हैं। अगर फूल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं तो वो बायसेक्सुअल हैं, और अगर सिर्फ एक है तो यूनिसेक्सुअल। एनसीईआरटी में फूल की सिमेट्री बहुत खास है। अगर फूल को किसी भी वर्टिकल प्लेन से 2 बराबर हिस्सों में काटा जा सके तो वो एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री है, जैसे मस्टर्ड, डेटूरा और चिली। अगर सिर्फ एक खास प्लेन से 2 हिस्से हों तो वो जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री है, जैसे पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया। और अगर कहीं से भी 2 हिस्से ना हों तो वो असिमेट्रिक है, जैसे कैना। अब बात करते हैं ओवरी की पोजीशन की। अगर ओवरी सबसे ऊपर है और बाकी हिस्से उसके नीचे से निकल रहे हैं तो उसे हाइपोगिनस कहते हैं, और ऐसी ओवरी सुपीरियर होती है, जैसे मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजाल में। अगर थैलमस प्याले जैसा हो जाए और ओवरी बीच में हो तो वो पेरिगिनस है, यानी हाफ इंफीरियर, जैसे प्लम, रोज और पीच। और अगर थैलमस ओवरी को पूरी तरह ढक ले और बाकी हिस्से ऊपर से निकलें तो वो एपिगिनस है, यानी इंफीरियर ओवरी, जैसे गुआवा, ककड़ी और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। फूल के बाहरी हिस्सों में कैलिक्स यानी सेपल्स सबसे बाहर होता है,
और बड्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर सेपल्स जुड़े हों तो गेमोसेपलस और अलग हों तो पॉलीसेपलस। वैसे ही कोरोला यानी पेटल्स अक्सर कलरफुल होते हैं ताकि इंसेक्ट्स को खींच सकें। इनके जुड़ने को गेमोपेटलस और अलग रहने को पॉलीपेटलस कहते हैं। लेकिन इन पंखुड़ियों के सजने का ढंग यानी एस्टिवेशन बहुत जरूरी है। अगर पंखुड़ियां सिर्फ एक दूसरे को छू रही हैं तो वो वल्वेट हैं, एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस। अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं एक ही दिशा में तो ट्विस्टेड, एग्जाम्पल चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटम। अगर ओवरलैपिंग बिना किसी डायरेक्शन के है तो इम्ब्रिकेट, एग्जाम्पल कैसिया, गुलमोहर। और अगर सबसे बड़ी पंखुड़ी दो छोटी को और वो दो सबसे छोटी पंखुड़ियों को ढक रही है तो उसे वेक्सिलरी या पेपिलियोनीजियस कहते हैं, जो पी और बीन में मिलता है। अब आते हैं मेल हिस्से पर, एंड्रोसियम। ये स्टेमेन से बना होता है जिसमें एक फिलामेंट और एक एंदर होता है। जो स्टेमन उपजाऊ नहीं होता उसे स्टेमिनाइट कहते हैं। अगर स्टेमेन पंखुड़ी से जुड़ा है तो एपिपेटलस, एग्जाम्पल ब्रिंजाल। और अगर पेरियन से जुड़ा है तो एपिफिलस, एग्जाम्पल लिली। अगर स्टेमन एक ही गुच्छे में है तो मोनाडेल्फस, एग्जाम्पल चाइना रोज। दो गुच्छों में है तो डायडेल्फस, एग्जाम्पल पी। और बहुत सारे गुच्छों में है तो पॉलीडेल्फस, एग्जाम्पल सिट्रस। यहां तक कि फिलामेंट की लंबाई भी अलग अलग हो सकती है, जैसे सैल्विया और मस्टर्ड में। आखिर में फीमेल हिस्सा, गाइनीशियम, जो एक या एक से ज्यादा कार्पेल से बना होता है। इसके 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा जहां पोलन गिरते हैं, स्टाइल लंबी नली, और ओवरी फूला हुआ हिस्सा। अगर कार्पल्स अलग अलग हैं तो एपोकार्पस, एग्जाम्पल लोटस, रोज। और अगर जुड़े हुए हैं तो सिंकार्पस, एग्जाम्पल मस्टर्ड, टोमेटो। ओवरी के अंदर ओव्यूज के लगने के तरीके को प्लेसेंटेशन कहते हैं। अगर ओव्यूज एक किनारे पर हैं तो मार्जिनल, एग्जाम्पल पी। बीच के एक्सिस पर हैं तो एक्साइल, एग्जाम्पल चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। ओवरी की दीवार पर हैं तो पेराइटल, जैसे मस्टर्ड, अर्जिमोन में। बीच में बिना किसी दीवार के हैं तो फ्री सेंट्रल, जैसे डाइंथस, प्रिमरोज में। और अगर ओवरी के बिल्कुल नीचे बेस पर हैं तो बेसल, एग्जाम्पल सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। एनसीईआरटी का ये हिस्सा थोड़ा बड़ा है और एग्जाम्पल से भरा हुआ था, मगर टेंशन मत लो, वो लेने के लिए मैं हूं ना। बस वीडियो को आराम से देखिए, 1 से 2 बार देखने के बाद आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और एक और बात कि भले ही मेरी वीडियोस को बहुत सारे लोग अभी ना देखते हों, पर जो 1-2 लोग भी इसे दिल से देखते हैं, मैं उनके लिए पूरी कोशिश करता हूं कि उन्हें हर चीज अच्छे से याद हो जाए। और मैंने एग्जाम्पल्स याद करने की ट्रिक्स नहीं बताया। और एनसीईआरटी में जो चीजें जैसी लिखी गई हैं उन्हें वैसे समझाया है। इसका रीजन है क्योंकि पेपर इसी पैटर्न में, इसी लैंग्वेज में बनती है। और आप ट्रिक्स से याद करोगे तो बहुत सारे तो आपको ट्रिक्स ही याद करने होंगे, और क्या पता आप ट्रिक ही भूल जाओ या क्वेश्चन समझ ना पाओ। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप डायरेक्ट एग्जाम्पल ही याद करो, बिना किसी ट्रिक के। क्योंकि हर चैप्टर में इतनी सारी चीजें हैं याद करने को है कि ट्रिक भी कंफ्यूजन पैदा कर देगी। पर अगर फिर भी आपको ट्रिक्स ही चाहिए तो आप बस एक कमेंट कर देना, उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। आपका एग्जाम अच्छा हो, इसकी मैं बेहतर से बेहतर कोशिश करता रहूंगा। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। अब तक हमने फूल के हर हिस्से को गहराई से समझ लिया है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद उस फूल का होता क्या है? असल में वही फूल आगे चलकर फल और बीज में बदल जाता है। अब फ्रूट और सीड को एक एक लाइन के साथ डिकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं द फ्रूट से। फूल वाले पौधों यानी एंजियोस्पर्म्स की सबसे बड़ी खासियत ही फल है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओवरी पककर तैयार हो जाती है तो उसे हम फल कहते हैं। लेकिन याद रखना, अगर फल बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाए तो उसे हम पार्टेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, जैसे कि बनाना। फ्रूट की वॉल को पेरिकार्प कहा जाता है।
अगर ये पेरिकार्प मोटी और रसीली है तो इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे बाहरी एपीकार्प, बीच वाला खाने योग्य मेसोकार्प और सबसे अंदर वाला कठोर या झिल्लीदार एंडोकार्प। एनसीईआरटी ने मैंगो और कोकोनट का एग्जाम्पल देकर इसे ड्रूप कहा है। दोनों में फल एक ही ओवरी मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से बनते हैं और इनमें एक ही बीज होता है। आम में मेसोकार्प गूदेदार और खाने लायक होता है, जबकि नारियल में यही मेसोकार्प फाइब्रस होता है। अब बात करते हैं उस नन्हे से जीवन की जो फल के अंदर छिपा होता है, द सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स ही बीज बन जाते हैं। एक बीज में 2 मुख्य चीजें होती हैं, एक बीज का कवर यानी सीड कोट और दूसरा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 1 या 2 कॉटिलिडेंस होते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलिडोनस सीड, जैसे कि मटर या चने का बीज। इसके बाहरी कवर यानी सीड कोट की 2 परतें होती हैं, बाहर वाली टेस्टा और अंदर वाली टैगमेन। बीज पर एक स्कार होता है जिसे हाइलम कहते हैं, जहां से बीज फल से जुड़ा था। इस हाइलम के ठीक ऊपर एक छोटा सा छेद होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। बीज के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक सिरे पर रेडिकल, जिससे रूट बनेगी, और दूसरे सिरे पर प्ल्यूमल, जिससे स्टेम बनेगा होता है। डाइकोट बीज में अक्सर 2 मोटे कॉटिलिडेंस होते हैं जो खाना स्टोर करते हैं। कुछ बीजों में, जैसे कैस्टर, फर्टिलाइजेशन के दौरान एक और खाना स्टोर करने वाला टिश्यू बनता है जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। पर मटर, सेम और चने जैसे बीजों में एडल्ट स्टेज तक एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, इसलिए इन्हें नॉन एंडोस्पर्म्स बीज कहते हैं। अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडोनस सीड की ओर, जैसे कि मेज। ज्यादातर मोनोकॉट बीज एंडोस्पर्म्स होते हैं, यानी इनमें खाना एंडोस्पर्म में स्टोर रहता है, सिवाय ऑर्किड्स के जो नॉन एंडोस्पर्म्स होते हैं। मेज जैसे अनाज के बीजों में सीड कोट और फ्रूट वॉल आपस में जुड़ जाते हैं। एंडोस्पर्म काफी बड़ा होता है और एम्ब्रियो को एक प्रोटीन वाली परत घेरे रहती है जिसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं। ये नाम एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इनका एम्ब्रियो छोटा होता है और इसमें सिर्फ एक बड़ा ढाल के आकार का कॉटिलेडॉन होता है जिसे स्क्यूटेलम कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस में प्लूम्यूल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसे कोलेओप्टाइल कहते हैं और रेडिकल के ऊपर वाले कवच को कोलोरहाइजा कहते हैं। अब ये चैप्टर अपने पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मोस्ट इजीएस्ट और सबसे कम समय में समझ लिया है तो एक लाइक करके ही जाएगा। और अगले वीडियो में हम सारी फैमिलीज के बारे में बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब भी कर दो।